Hello everyone and welcome to yet another lecture of the Java programming series launched by PW Skills। आज के लेक्चर में हम एरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यार जब आप DSA सीख रहे हैं और जब आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा एरेज क्या है, स्टैक्स क्या है, क्यूज़ क्या है। ज़रूरी है कि आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उनके थ्रू अपनी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही डेवलप होती है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर लेट्स रिकैप। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, वी सॉ कि हम एक एरे का इनपुट कैसे ले सकते हैं। एक फॉर लूप के अंदर स्कैनर क्लास के थ्रू, स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं जिस भी टाइप का एरे है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा हमने देखा था कि हम एरे की कॉपी कैसे बना सकते हैं। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो शैलो कॉपी बनती है, मतलब जो आपने कॉपी बनाई अगर आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाता है। दो तरीके हमने देखे थे इसके अलावा, एक था एरे डॉट क्लोन और एक था एरेज डॉट कॉपी। क्लोन मेथड में हम यहाँ पे ये जो होता है ये एरे का नेम होता है और एरेज डॉट कॉपी में यहाँ पर हम एरे का नाम पास कर रहे होते हैं और यहाँ पर लेंथ पास कर रहे होते हैं कि कितनी लेंथ की आपको कॉपी बनानी है। ठीक है, इस केस में अगर हम एरे 2 के अंदर इस रिज़ल्ट को ले लें और इसमें भी एरे 2 के अंदर, तो यहाँ पर इस एरे की सेम कॉपी एरे 2 में आ जाती है और इसकी कॉपी यहाँ आ जाती है। बस असाइनमेंट ऑपरेटर से अलग इसमें ये होता है कि इस बार डीप कॉपी बनती है और अगर हम एरे 2 में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट नहीं होते। उसके अलावा हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एरेज से रिलेटेड, जैसे कि काउंट अकरेंसेस एरे सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फिर से टारगेट सम और एरे मैनिपुलेशन, इन दो पैटर्न्स पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ पूरा कि आज के लेक्चर का क्या पैटर्न रहेगा। हम पहले तो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका लॉजिक एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसको कोड करेंगे एंड देन वी विल डू अ ड्राई रन। ड्राई रन हम सारे क्वेश्चंस पे नहीं करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस पे करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जिन जिन क्वेश्चंस में नीड फील होगी वहाँ ड्राई रन करेंगे। ठीक है, और याद रखिए यार आज के लेक्चर का गोल ये नहीं है कि हम ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड कोड का मतलब भी शायद अभी अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा क्या होता है। यार एक अच्छा कोड जो कम टाइम ले रहा है उसे ऑप्टिमाइज्ड कोड कहते हैं, कम स्पेस ले रहा है। आज के लेक्चर का गोल ये है कि हम एरेज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना आज के लेक्चर का गोल नहीं है, क्योंकि जब हम ऑप्टिमाइज्ड कोड पे आएंगे तो कुछ और एल्गोरिथम्स जैसे कि बाइनरी सर्च, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें नीड होगी जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इसलिए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है बेसिक अप्रोच। ठीक, और यार हम जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी आईडी में, इंटेलिजे में ही कोड कर रहे होंगे। हम लीड कोड पर आज क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे। आने वाले टाइम में आपको एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि यार लीड कोड वगैरह वगैरह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यार आज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन द एरे हुज सम इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू x। ठीक है, तो हमें एक एरे गिवन है और हमें एक टारगेट गिवन है। हमें ये बताना है कि इस एरे के अंदर कितने ऐसे पेयर्स हैं, ठीक है, जिनका जो सम है वो इस गिवन टारगेट के इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो दो ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम 7 बनता है। तो 4 और 3 का 7 बनता है, 5 और 2 का 7 बनता है, और कोई पेयर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला नंबर 4 है। ठीक है, 4 मिल गया। अब हमें एक और नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको ऐड करने से टारगेट आ जाए, जो इस केस में 7 है। अब ये जो दूसरा नंबर है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये कहीं ना कहीं इस बचे हुए एरे में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आपके पास 4 है तो आप 4 के अंदर 6 ऐड करके देख लीजिए।
4 के अंदर 3 ऐड करके देख लीजिए, 5, 8, 2, सारे नंबर्स आप इसके अंदर ऐड करके देख लीजिए और ये चेक करिए कि क्या ये 7 के इक्वल है ना। हर बार ये चेक कर लेते हैं। एक बार हमें मिल गया, जब भी हमें मिल जाए तब हम एक अपना वेरिएबल रख लेते हैं आंसर, उस आंसर को प्लस प्लस कर देंगे। आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यार कितने पेयर्स हमारे पास हैं। आंसर इनिशियली 0 होगा और जब भी हमें ये आंसर, ये वाली जो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, तब हम आंसर को प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, 4 + 3 तो हमें 7 मिल गया, ठीक है। उसके बाद आता है 6, ठीक है। अब जो 6 है, इस 6 के ऊपर जाकर हमें कहाँ कहाँ टेस्ट करना होगा। 6 तो हमने पकड़ लिया, 6 में कौन कौन से नंबर्स हमें ऐड करके देखने चाहिए। 6 के अंदर हमें 3 ऐड करना चाहिए, 5, 8 और 2। 6 के अंदर हमें क्या 4 ऐड करके देखना चाहिए। 6 के अंदर 4 हमें नहीं ऐड करके देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप 6 के अंदर 4 ऐड करके देखेंगे तो वो एक रिपीटेटिव काम होगा। आप 4 और 6 को यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करके देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 + 4 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए अगर ये इनपुट था तो आउटपुट ना 2 था। 4, 3 आंसर में है, 5, 2 आंसर में है, लेकिन 3, 4 आंसर में नहीं है। तो हमें एक पेयर को एक ही बार गिनना है, ये नहीं कि आगे पीछे करके दोबारा गिन ले, ठीक है। इसलिए जब हम 6 से शुरू कर रहे हैं तो हम 6 के आगे के नंबर्स से चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब 3 पे आते हैं, हम 3 पर आ गए। 3 के बाद 3 के अंदर क्या क्या ऐड किया जा सकता है, जो आगे के नंबर्स हैं। 3 के आगे कौन कौन से नंबर्स हैं, 5, 8 और 2। इनसे भी हमें कहीं से भी 7 नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद 5 आएगा। 5 के अंदर क्या क्या ऐड करके देख सकते हैं, 8 और 2। 5 और 8 13 मिल गया, 5 और 2 7 यहाँ मिल गया, ठीक है। एक और आंसर मिल गया। 5 के बाद अभी 8 भी है हमारे पास। 8 के अंदर क्या ऐड करके देख सकते हैं, 2, ठीक है, जिससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। और 2 तो लास्ट एलिमेंट है, 2 के अंदर और क्या ऐड करें, आगे कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। ये अगर एरे है, एक एलिमेंट को हम फिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए 6, और हम उसके आगे के सारे एलिमेंट्स इस 6 के अंदर ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। हम 5 को पिक कर रहे हैं और 5 के आगे के सारे एलिमेंट्स 5 में ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम कुछ इस तरह से बन के आई कि हमें पहला एक लूप तो हमें लगाना है ये पहला नंबर फिक्स करने के लिए कि हम 4 में सारे नंबर्स ऐड कर रहे हैं, 6 में सारे नंबर्स ऐड कर रहे हैं, किस नंबर में हम बाकी नंबर्स को ऐड करके देख रहे हैं। तो एक लूप तो लगेगा पहला नंबर फिक्स करने के लिए। उसके बाद क्योंकि हमने एक नंबर तो फिक्स कर दिया, उसके बाद भी तो हमें आगे के एरे में ट्रैवर्स करना है ना, उसके लिए दूसरा लूप लगेगा। तो यहाँ पर नेस्टेड लूप्स यूज़ होंगे। इसको एक बार कोड करके देखते हैं। देखो ये फंक्शन है, इंट रिटर्न कर रहा है, इंट इसका रिटर्न टाइप है, पेयर सम नाम है, एरे और टारगेट दो चीज़ें रिसीव कर रहा है, ठीक। एन में हम एरे की लेंथ स्टोर करा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आई को 0 से शुरू करना है और कहाँ तक लेके जाना है, एन तक। इससे क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पिक हो रहा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पिक करने के बाद हमें ये बाकी नंबर्स जो है फर्स्ट नंबर में ऐड करने हैं, और ये जो बाकी नंबर्स हैं ये कहाँ से शुरू होंगे, ये अगले इंडेक्स से शुरू होने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ i+1 होगी, j<n और j++। ये चीज़ देखिए आप, i+1 से मैं क्यों शुरू कर रही हूँ दोबारा देखिए। अगर हमने 4 से शुरू किया है, अगर 4 हमारा फर्स्ट नंबर है, तो हमने 4 में क्या क्या ऐड करके देखा है, 6, 3, 5, 8, 2, है ना। तो हमने एडिशन 6 से शुरू कर रहे हैं। अगर हम 3 पर हैं तो हमने 3 में क्या क्या ऐड करके देखा है, हमने 5, 8 और 2 ऐड करके देखा है 3 में, और कुछ नहीं। 3 में हमने दोबारा से 4 नहीं ऐड किया, क्योंकि जब 4 फर्स्ट नंबर था तब 4 ने 3 को सेकेंड नंबर ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था, ठीक है। इसलिए जे का लूप i+1 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें कि एरे ऑफ i एंड एरे ऑफ j अगर टारगेट के इक्वल हैं तो हमें आंसर प्लस प्लस करना है। तो एक आंसर वेरिएबल भी बना देते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक, आंसर प्लस प्लस।
ये जो जे वाला लूप है ये सेकेंड नंबर ढूंढ रहा है और अल्टीमेटली हमने रिटर्न कर देना है ये आंसर। इसको रन करके देखते हैं। मेन में मैंने सिर्फ इनपुट्स लिए हैं, उसके बाद मैंने पेयर सम को कॉल कर दिया है और आंसर को प्रिंट कर दिया है। ठीक, सो नाउ लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। एंटर एरे साइज। 6 साइज का एरे देते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स एंटर करने हैं अपने को। जो हमने डिस्कस किया था उसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। 4, 6, 3, 5, 8 एंड 2। ठीक, टारगेट सम 7 देते हैं, आउटपुट आना चाहिए 3, सॉरी 2, क्योंकि 2 ही थे ना, 4, 3 एंड 5, 2, तो आंसर आ गया 2। ठीक है यार, इस क्वेश्चन का हम ड्राई रन नहीं कर रहे क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर सा है। इनफैक्ट उसमें 3 लूप लग रहे होंगे, तो उसके ड्राई रन में ही आपको इसका ड्राई रन भी दिख जाएगा। ठीक है, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हु सम इज इक्वल टू x। इस बार हमें पेयर नहीं निकालना, ट्रिपलेट निकालना है जिसका सम टारगेट सम के इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए दोनों ही क्वेश्चंस में हम पेयर या ट्रिपलेट निकाल रहे हैं जिसका सम जो है किसी गिवन टारगेट के इक्वल हो, इसीलिए हमने इस पैटर्न को नाम दिया है टारगेट सम। ठीक, इनफैक्ट जो हम अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं, एज आई सेड, ये ब्रूट फोर्स अप्रोचेस हैं। बेटर अप्रोचेस भी एग्जिस्ट करती हैं जो हम आगे जब रेलिवेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन दिस केस इस इनपुट को देखिए, 1 4 5 6 3 अगर इनपुट है और टारगेट 12 है तो आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि हमारे पास 2 ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जिनका सम 12 आने वाला है। सो 1 5 और 6 का सम 12 है और 4 5 और 3 का जो सम है वो 12 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉजिक बनता है सॉल्व करने का, ये देखते हैं। देखो, एक तो हमारे पास नंबर है 1, उसके अलावा हमारे पास 2 नंबर और होने चाहिए जो हमें ऐड करके टारगेट 12 बनाना है। ये जो दूसरा नंबर है ये इस वाले पार्ट ऑफ द एरे में कहीं एग्जिस्ट कर सकता है ना। मान लीजिए हम 4 पिक कर लेते हैं, तो 4 ऐड कर लिया। अब 4 को पिक करने के बाद भी हमें एक और नंबर चाहिए, ये नंबर भी इसी एरे में कहीं एग्जिस्ट करेगा। वो एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ कहीं 5 6 3 में। ठीक है, अब हम जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हम अगला जो लूप है, सेकेंड वाला लूप i+1 से शुरू कर रहे थे। उसका रीज़न हमने समझा था कि यार 4 और 3 और 3 और 4 सेम ही चीज़ हैं, तो उनको एक ही बार काउंट करना है। इसीलिए इस क्वेश्चन में भी यही रीज़न है कि ये जो मैं डॉटेड लाइन्स बना रही हूँ, जो सर्च स्पेस है आगे वाला, वो अगले इंडेक्स से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब 1 और 4 मैंने फिक्स कर दिए। अब मैं 1 और 4 में क्या क्या ऐड कर सकती हूँ यार, मैं 5 ऐड कर सकती हूँ, मैं 6 ऐड कर सकती हूँ और मैं 3 ऐड कर सकती हूँ, है ना। तो जो ये पहला वाला नंबर है ये 0 to n-1 पूरे एरे में कहीं भी हो सकता है। ये जो दूसरा वाला नंबर है ये कहाँ हो सकता है, मान लीजिए पहले वाले नंबर को हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, i से लूप कर रहे हैं, तो दूसरा वाला i+1 to n-1 में कहीं होगा। और तीसरा वाला जो है, मान लीजिए इसको j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा कहीं j+1 से n-1 में। तो पिछले केस में तो हमने एक एलिमेंट को फिक्स किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक और एलिमेंट सर्च कर लिया, पूरे लूप करके ऐड करके देख लिया। इस केस में क्योंकि हमें 3 एलिमेंट्स निकालने हैं, तो पहले हम एक एलिमेंट फिक्स करेंगे, फिर हम दूसरा एलिमेंट फिक्स करेंगे और फिर हम तीसरे एलिमेंट के लिए बाकी बचे हुए एरे के अंदर लूप करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 लूप लग रहे होंगे। पहला एक लूप लगेगा जो i=0 से n-1 तक चलेगा, जो कि एरे ऑफ i रिप्रेजेंट करेगा, एरे ऑफ i निकाल के देगा। देखिए ऐसा समझिए, हमें 3 नंबर्स निकालने हैं x, y और z, जिनका सम होना चाहिए टारगेट के इक्वल। तो ये जो पहला वाला लूप है ये हमें ये हमारे लिए x को ढूंढ रहा है। ये जो दूसरा लूप है जो कि i+1 से n-1 तक चल रहा है, ये हमारे लिए y को ढूंढ रहा है जो कि एरे ऑफ j है। तो हमने x ढूंढ लिया, y ढूंढ लिया, अब हमें z भी तो ढूंढना है ना। तो फॉर j के बाद एक और लूप लगाएंगे k, जो कि j+1 से शुरू होगा, n-1 तक चलेगा, एरे ऑफ k।
ठीक है, इसको कोड करेंगे और फिर इसका ड्राई रन करके देखेंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो ड्राई रन में वो क्लियर हो जाएगा, चाहे वो इस क्वेश्चन का है या वो पिछले क्वेश्चन का है, क्योंकि दोनों का लॉजिक सिमिलर ही है। बस पिछले में 2 नंबर्स चाहिए थे तो 2 लूप्स थे, इसमें 3 नंबर्स चाहिए तो 3 लूप्स हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट सम मेथड है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। एन क्या है? एन एरे का साइज है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, एंड देन थर्ड लूप फॉर इंट के इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, राइट, अगले नंबर से देखना है, और के इज इक्वल टू जे प्लस 1, के लेस देन एन एंड के प्लस प्लस। तो ये हमारे लिए फर्स्ट नंबर ढूंढ रहा है, ये सेकंड नंबर एंड दिस इज फाइंडिंग द थर्ड नंबर। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देखना है। अगर इनकी एडिशन ठीक है, अगर इनकी एडिशन इक्वल हो जाती है टारगेट के, तो हमें आंसर को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, और अल्टीमेटली जब ये तीनों लूप्स खत्म हो जाएं, याद रखिएगा रिटर्न स्टेटमेंट गलत जगह मत लगा देना, यहाँ मत लगा देना। जब पहला वाला जो लूप है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है, रिटर्न आंसर। ठीक है, नीचे हमने बस इनपुट लिया है और कॉल किया है। ठीक है, इसको रन करते हैं। 5 साइज का एरे देते हैं, 1 4 5 6 3, टारगेट सम 12 ऐड करते हैं, तो आंसर 2 आना चाहिए था, 2 ही आया, क्योंकि 2 ट्रिपलेट्स हैं, 1 5 और 6 एंड 4 5 एंड 3। ठीक है, अब इसका ड्राई रन करते हैं और कोड से समझते हैं, एक एक लाइन से समझते हैं कि क्या हुआ कहाँ पर। ठीक है, देखिए ये एरे है, टारगेट 12 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। इनिशियली हमारा जो आंसर है वो 0 है। एक लूप शुरू हो रहा है इस लाइन पे i इक्वल टू 0 से। ठीक है, अंदर लूप के अंदर पहली लाइन क्या लिखी है कि भाई j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से एक और लूप शुरू हो रहा है, तो j 1 से शुरू होगा। ठीक है, i से एक बड़ा नंबर। उसके बाद अगली लाइन लिखी है कि एक और लूप है जो k से शुरू हो रहा है, और k की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? j प्लस 1 से, यानी कि 2 से। अब इस लाइन में हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देख रहे हैं, इन तीनों इंडेक्सेस पे जो भी नंबर पड़े हुए हैं, जो कि 0 1 और 2 इंडेक्सेस हैं, है ना, 0 1 और 2। तो यहाँ पर हम ऐड करके देख रहे हैं 1 4 और 5 को, और चेक कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ 12 के इक्वल है, जो कि नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होती तो हम इस आंसर को इंक्रीज कर देते, पर क्योंकि नहीं है तो हम इस इफ़ ब्लॉक में हम नहीं आएंगे। ठीक है, इफ़ ब्लॉक में नहीं आएंगे तो के एंड पर पहुंच जाएंगे, के वाले लूप के यहाँ पर इस ब्रैकेट पे। यहाँ आने के बाद क्या होगा? के की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आई और जे देखिए, आई और जे तो अभी भी 0 और 1 ही है, सिर्फ के 3 हुआ है, तो ये तो 1 और 4 ही रहेगा। पर यहाँ पर क्या ऐड करना है? आप यहाँ पर क्या ऐड करके देख रहे हैं? अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 6। क्या ये 12 के इक्वल है? नहीं, तो फिर से k की वैल्यू चेंज होके 4 हो जाएगी, और i और j अभी भी 0 और 1 ही है। यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं इस बार? 3। क्या 1 4 और 3 12 है? नहीं, तो कुछ नहीं होगा, k की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी और 5 हो जाएगी। अब देखिए k की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, ये वाली कंडीशन जो है ब्रेक हो गई, क्योंकि n की वैल्यू भी 5 ही है, एंड 5 लेस देन 5 इज़ नॉट ट्रू, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये वाला लूप जो है ख़त्म हो जाएगा। जब ये वाला लूप ख़त्म होगा तो अब हम कहाँ पर हैं? देखिए इस लूप के ख़त्म होने के बाद हम इस ब्रैकेट पे हैं, जो कि j वाले लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है। इस लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है ये। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? j की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी।
ठीक है। जे का सेकंड लूप, सेकंड आइट्रेशन जे की शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जे की सेकंड आइट्रेशन में क्या हो रहा है, अब के फिर से इनिशियलाइज हो रहा है। के की वैल्यू क्या है, j+1। तो इस बार के कहाँ से चलना शुरू होगा, इस बार के शुरू होगा j+1 से, विच इज़ 3। आई जे और के को ऐड करेंगे, आई अभी भी 0 ही है तो पहली पोजीशन पे तो 1 ही है। दूसरी बार अपन 5 रख दिए यहाँ पे, क्योंकि j = 2 है ना, और एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, 5, और एरे ऑफ 3 पे क्या पड़ा है, क्योंकि एरे ऑफ के है ना 6। तो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3, ये 3 नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो 1, 5 और 6। यार इसका सम क्या 12 के इक्वल है, हाँ जी ये 12 के इक्वल है। तो हम आंसर को 0 से इंक्रीज करके 1 कर देंगे, ठीक है। इफ़ ब्लॉक के अंदर गए, इफ़ से बाहर आए, के की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो गई, ठीक है। आई और जे अभी भी 0 और 2 ही हैं, सिर्फ के की वैल्यू जो है वो 4 हुई है। तो 1 और 5 के बाद 6 की जगह अब 3 ऐड करके देख रहे हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, नहीं। तो कुछ नहीं करेंगे, के की वैल्यू को 5 कर देंगे। अब के की वैल्यू जैसे ही 5 हुई तो के वाले लूप की कंडीशन ब्रेक हो गई और के वाला लूप ख़त्म हो गया। के वाले लूप से बाहर निकले तो जे वाले लूप की वैल्यू 3 हो गई, ठीक। जैसे ही जे वाले लूप की वैल्यू 3 हुई, के का लूप फिर से शुरू हुआ, और इस बार के का लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, j+1 से, और जे की वैल्यू क्या है 3, तो के होगा 4 से शुरू। तो आए तो अभी भी 0 ही है, तो यहाँ पे तो 1 ही है। जे क्या है इस बार 3, तो इस बार ऐड करके देख रहे हैं 6, और के है 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐड कर लिया 3। क्या ये 12 के इक्वल है, नहीं, ये 12 के इक्वल नहीं है। तो कुछ नहीं किया, के की वैल्यू को 5 किया, के का लूप फिर से ख़त्म हो गया। जैसे ही के का लूप ख़त्म हुआ, जे की वैल्यू 4 हो गई। जे की वैल्यू 4 हुई तो के का लूप कहाँ से शुरू होगा, 5 से, जो पहली बार में ही कंडीशन जो है इनवैलिडेट हो गई। 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो आगे और कोई चेक नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपने नोटिस किया हमने क्या करा, हमने 2 नंबर्स, 1 तो देखिए अभी भी फिक्स ही चल रहा है, 1 के बाद अपन ने 4 को फिक्स किया, 4 में 5, 6 और 3 तीनों में ऐड करके देखे। 1 के बाद फिर उसके बाद जब 4 को देख लिया तब 5 आया था, 1 और 5 के बाद उसके अंदर 6 और 3 के लूप से चलाया, ठीक है। तो 2 नंबर्स फिक्स करे और आगे के नंबर्स को ट्रैवर्स किया, ये किया हमने, ठीक है। तो चलो ड्राई रन कंटिन्यू करते हैं। अब के का लूप जो है चलेगा ही नहीं, तो जे के लूप की वैल्यू में यहाँ पर 5 आ जाएगा। जैसे ही ये 5 होगा वैसे ही जे का लूप भी बाहर आ जाएगा। जे का लूप क्या है, ये है ना जे का लूप, इस वाली लूप से हम बाहर आएंगे। जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तो आई की वैल्यू इस बार चेंज होके 1 हो जाएगी। आई फाइनली 1 हो गया, ठीक है। अब आई 1 है तो आई की सेकेंड आइट्रेशन शुरू हुई। आई की आइट्रेशन में क्या होता है, जे इनिशियलाइज होता है, जे का लूप लिखा हुआ है जो कि i+1 से शुरू हो रहा है। उसके बाद के का लूप लिखा हुआ है जो j+1 से शुरू हो रहा है। तो इस बार हम क्या नंबर्स ऐड करके देख रहे हैं, 1, 1, 2 और 3 इंडेक्स पे जो हैं, 1, 2, 3 इंडेक्स पर क्या क्या है, 4, 5 और 6। क्या इन तीनों को ऐड करने से 12 आया, नहीं आया। तो के की वैल्यू 4 हो गई, इस 6 की जगह 3 ऐड किया, 4, 5 और 3 को ऐड करने से 12 आया, तो आंसर को हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब के की वैल्यू 5 हो गई, 5 होने पे के का लूप ब्रेक होगा, के का लूप ब्रेक होगा तो जे के लूप की अगली आइट्रेशन शुरू होगी, तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर के शुरू होगा, के कहाँ से शुरू होगा, 4 से। अब 1, 3 और 4 इंडेक्स पे जो है उनको ऐड करना है। 1 पे तो 1 ही है, 3 पे क्या है, 6 है, और यहाँ पर भी 3 है, ये भी 12 नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, के की वैल्यू को 5 कर देंगे। 5 से फिर इनवैलिडेट हो गया, तो अब जे की नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, तो जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना।
और के का लूप 5 से शुरू होगा जो कि स्टार्ट होने से पहले ही इनवैलिडेट हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे, के यहाँ पर ख़त्म हो गया और जे की वैल्यू 5 हो गई। इस पॉइंट पे जे का लूप भी ख़त्म हो गया क्योंकि 5 पे कंडीशन इनवैलिडेट हो गई, ये भी ख़त्म हो गया। अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है। आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 4। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5, 6 और 3, ये भी 12 के इक्वल नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, के की वैल्यू को 5 कर देंगे। के की वैल्यू 5 हुई तो के का लूप ख़त्म हो गया। यहाँ पे के का लूप ख़त्म हुआ तो जे की वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद के 5 से शुरू हुआ, लेकिन के इक्वल तो 5 हो ही नहीं सकता, तो लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं, ये लूप कभी चलेगा ही नहीं, और जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। जे की वैल्यू 5 हो नहीं सकती तो जे का लूप ख़त्म। जे का लूप ख़त्म होने के बाद आई के लूप की अगली आइट्रेशन शुरू होगी, आई इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद जे 4 से शुरू होगा और के 5 से, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि के 5 नहीं हो सकता, तो के नहीं 5 हुआ, जे 5 हो गया। जे 5 हुआ लेकिन जे भी 5 नहीं हो सकता है, तो आई का अगला आइट्रेशन शुरू हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई। आई की वैल्यू 4 के लिए जे की वैल्यू 5 से शुरू हुई जो कि हो नहीं सकती, तो ये नहीं हो सकता, तो आई की अगली आइट्रेशन के लिए आई की वैल्यू 5 हो गई। और अब फाइनली आई भी 5 नहीं हो सकता, तो हम आई के लूप से भी बाहर आ गए। आई के लूप से हम इस पॉइंट पे बाहर आ गए, ये वाला आई का लूप है ना। थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्सेस गलत बन गए पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम आई के लूप से भी बाहर आ गए और फाइनली यहाँ पे रिटर्न आंसर, हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने आंसर रिटर्न कर दिया। देखिए यूजुअली क्या होता है, अगर आप किसी और का ड्राई रन देख रहे होते हैं तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, तो आप खुद से भी इसको ड्राई रन करके देख लीजिए अगर नहीं समझ आया है। वैसे होपफुली समझ आ गया होगा कि तीनों लूप्स के अंदर किस तरह से वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और चेक हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न, एरे मैनिपुलेशन। ये क्या होता है, ये एक दो क्वेश्चन करने के बाद समझते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं कि एरे मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एक एरे गिवन है, मान लीजिए कि ये एरे आपको गिवन है। अब इस एरे में आपको एक चीज़ ये गिवन है कि इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है, बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो दो दो बार आ रहे हैं, ठीक है। सो वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड ट्वाइस विद वन वैल्यू बीइंग यूनिक। तो आप देखिए इस एरे को, इसके अंदर 1 2 3 तीनों दो दो बार आ रहे हैं और एक 4 एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये जो यूनिक एलिमेंट है ना 4, ये निकाल के लाना है कि ये कौन सा है, ठीक। तो अगर हम लॉजिक की बात करें, एल्गोरिथम की बात करें, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है 1। अब 1 हमारा आंसर है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर पूरे एरे में कहीं और 1 आ रहा है तो 1 हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर हम किसी तरीके से इस 1 को मार्क कर दें कि यार 1 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 बार आ गया एरे में, ठीक है, ऐसे मार्क कर देते हैं दूसरे पेन से। फिर उसके बाद 2 आया, 2 आंसर होगा या नहीं। अगर कहीं और आ गया है 2 एरे में तो 2 आंसर नहीं होगा, तो 2 को भी दोनों जगह एक तरह से स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं कि भाई 2 भी आंसर नहीं हो सकता है। 3 आया, 3 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 3 दो जगह आया। उसके बाद जो एरे बचा, तो जो भी इकलौती ऐसी वैल्यू है जो स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई वही हमारा आंसर है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि भाई हम एक एलिमेंट उठाते थे और उस एक एलिमेंट के लिए बाकी पूरे एरे को ट्रैवल करते थे, हम इस बार भी वही काम कर सकते हैं। हम एक एलिमेंट उठा लें और बाकी पूरे एरे में जाकर ढूंढ लें कि क्या ये एलिमेंट आ तो नहीं रहा। दोबारा समझते हैं। तो हमारे पास एरे है 1 2 3 4 2 1 3, ठीक है। तो हम 1 से शुरू करें और बाकी पूरे एरे में जाके 1 को ढूंढें। अगर हमें जहाँ पे भी 1 मिल जाता है हम उसको किसी तरह से मार्क कर देते हैं कि यार 1 आंसर नहीं होगा। फिर हम 2 के ऊपर जाएं। 2 के लिए हम बाकी पूरे एरे में ट्रैवल करें, यहाँ से शुरू करके, है ना। यहाँ से क्यों शुरू करना है, क्योंकि पीछे वाले में
अगर 2 पहले होता तो ये वाला 2 ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो गया होता, है ना। तो हमें आगे वाले में सिर्फ देखना है कि यार 2 तो नहीं है। अगर 2 मिल गया, अगर 2 मिला तो दोनों 2s को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। फिर 3 पर आएंगे, आगे के एरे में जाएंगे, कहीं पे 3 मिले, हाँ यार मिल गया, तो जहाँ भी मिले उस पोजीशन पे और इस पे दोनों जगह इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो एरे बचा, इसके अंदर जो भी स्ट्राइक्ड ऑफ नहीं है वही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये स्ट्राइक ऑफ हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे एरे में, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो देखो, स्ट्राइक ऑफ करने का क्या तरीका हो सकता है, हम इसको कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, तो कोई नेगेटिव नंबर दे देते हैं। तो स्ट्राइक ऑफ जहाँ जहाँ करना है वहाँ वहाँ -1 लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी ऐसी वैल्यू बचेगी जहाँ पर -1 नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझते हैं कि क्या एल्गोरिथम बनी हमारे पास। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सारे पेयर्स पे ट्रैवर्स करने वाले हैं। 2 लूप्स यूज़ करके पेयर्स पे ट्रैवर्स करते हैं, आई और जे के नेस्टेड लूप्स। उसी तरह से हम सारे पेयर्स को ट्रैवर्स करेंगे। इक्वल पेयर्स को -1 मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एरे को दोबारा से ट्रैवर्स करेंगे एंड जो भी -1 नहीं होगी वैल्यू, बेसिकली कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू, है ना, वैल्यू ग्रेटर देन 0 इज आवर आंसर, ठीक है। तो यार ये सिंपल सी एल्गोरिथम है, इसको कोड कर लेते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले सारे पेयर्स पे जाना है हमको, एरे का साइज लेंथ निकाल के रख लेते हैं। पेयर्स पे कैसे जाएंगे, 2 लूप्स यूज़ करेंगे, पहले आई का जो कि पेयर का पहला नंबर पे ट्रैवर्सल करने वाला है, और फिर जे का जो कि पेयर के दूसरे नंबर पे ट्रैवर्सल करने वाला है। ये i+1 से शुरू होगा क्योंकि सिर्फ आगे देखना है। और अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इक्वल मिल जाते हैं ये पेयर्स, अगर एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे कभी भी इक्वल हो जाएं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को -1 कर देना है। तो एरे ऑफ आई को भी -1 कर देना है और एरे ऑफ जे को भी -1 कर देना है। ये हमारा एल्गोरिथम का सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने ये काम कर लिया, थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को दोबारा से ट्रैवर्स कर रहे हैं, और जब भी हमें एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 दिखे, पॉजिटिव नंबर दिखे, यहाँ पे आप ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख रही हूँ मैं फिलहाल। यही नंबर जो है मेरा आंसर होगा, तो इसी को बोल देते हैं आंसर। आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एक कि इंट आंसर, इसको -1 इनिशियलाइज कर देते हैं। -1 कभी भी आंसर आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक नंबर यूनिक है, तो आंसर हमेशा एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। अगर -1 हमारा प्रिंट कभी भी आंसर हुआ तो इसका मतलब है कोड में कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक। तो आंसर इक्वल टू एरे ऑफ आई, और एंड में आंसर को रिटर्न कर देते हैं। मेन मेथड में मैंने एरे इनपुट लिया है और इस मेथड को यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। एरे का साइज 5 एलिमेंट्स इसके अंदर अपने को एंटर करने हैं, तो 1 2 2, सिर्फ एक एलिमेंट यूनिक होगा, तो इस तरह का इनपुट अपने को देना है। तो एक 3 नाम का एलिमेंट अपने यूनिक रख लिया, तो हमारा आंसर वही आ गया, ठीक है। तो यार ये काफ़ी सिंपल था, सिंपल एक लूप्स लगे हैं इसके अंदर। ये वाला लूप तो एक ही का था, ये नेस्टेड था, इसका ड्राई रन हम काइंड ऑफ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई होप इसके ड्राई रन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, पेयर्स ढूंढने हैं, जहाँ जहाँ इक्वल पेयर्स मिल जाए उन्हें -1 कर देना है, जिससे कि जब हम दोबारा एरे पे ट्रैवल करें तो हमें एक पहचान हो जाए कि यार अगर -1 आ रहा है तो ये तो आंसर नहीं है, कहीं पर जहाँ ग्रेटर देन 0 है या जहाँ -1 नहीं है वो हमारा आंसर है, ठीक है। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है और हमें ये बताना है कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इस एरे में क्या है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब पहला तो एक तो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, उस मैक्सिमम से जस्ट छोटा नंबर क्या है हमें ये बताना है। तो आप ये एरे देखिए, इस एरे के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है 9 और सेकेंड मैक्सिमम नंबर क्या है 8, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं,
इस पर्टिकुलर एरे में मैक्सिमम नंबर 0 है, ठीक है, और सेकेंड मैक्सिमम नंबर -2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। आपको याद है इंटीजर की रेंज पढ़ी थी हमने? क्या थी इंटीजर की रेंज? कि -2⁻31 टू 2⁻31 - 1। ये जो नंबर्स हैं ये जावा में देखो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जावा में ऑलरेडी हमें ना ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से भी बना सकते थे, पर खुद प्रेजेंट भी हैं। इंटीजर क्लास में आप जाइए, इंटीजर क्लास के अंदर मिन वैल्यू डॉट लगाएंगे आप, खुद से मिन वैल्यू लिखा आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली एक मैक्स वैल्यू भी होती है। तो ये मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू क्या है? जो इंटीजर की रेंज थी ना, ये वही है। आप प्रिंट करके देख लीजिए, वही चीज़ है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, ये मिनिमम पॉसिबल इंटीजर है और ये मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर है। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि हम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यार सेकंड मैक्सिमम से पहले ना ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट हम किसी एरे का कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मैक्सिमम निकालना डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि सेकेंड मैक्सिमम कैसे निकालना है। देखिए, आपके पास लेट्स से ये गिवन एरे है, इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है 6, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इनिशियली मान लीजिए मैक्सिमम जो है वो इंट मिन है, ठीक है। मैं ना अब से मैं क्या करूँगी, ये जो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू थी मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी इस सिंबल से -∞, और मैक्स वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूँगी +∞। जस्ट फॉर द ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैं इसको -∞ और +∞ लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू को मान लीजिए हम स्टार्टिंग में -∞ लिख देते हैं। -∞ क्यों लिखा मैंने, ये भी आपको अभी समझ आएगा। उसके बाद हम इस एरे को ना ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। ये पहली बार हम क्या देख रहे हैं, 5। क्या 5 जो मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम है उससे बड़ा है? हाँ जी, 5 -∞ से बड़ा है। तो -∞ को हटा के मैक्स की वैल्यू को 5 कर दीजिए, ठीक। फिर आइए 4 पे। क्या ये 4 मैक्स से बड़ा है? नहीं, तो कुछ मत कीजिए। फिर 1 पे आइए। क्या ये 1 मैक्स से बड़ा है? नहीं, तो कुछ मत कीजिए। बेसिकली हम एरे ऑफ आई और मैक्स को कंपेयर कर रहे हैं, और अगर एरे ऑफ आई मैक्स से बड़ा होता है तो हम मैक्स को अपडेट करके एरे ऑफ आई कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आए 6 पे, आई की वैल्यू 3 हुई। ये एक लूप चल रहा है, ठीक है, एरे के अंदर ट्रैवर्स कर रहे हैं हम। क्या 6 5 से बड़ा है? हाँ जी, तो मैक्स को अपडेट करके 6 कर दीजिए। अब 2 पर आए। क्या 2 6 से बड़ा है? नहीं, तो कुछ नहीं होगा, लूप खत्म हो गया और अल्टीमेटली मैक्स की वैल्यू 6 हो गई, जो कि होनी भी चाहिए थी। अब मैंने ये -∞ क्यों लिया? -∞ मैंने इसलिए लिया स्टार्टिंग में कि यार जो भी एरे के अंदर वैल्यू आएगी वो -∞ से तो बड़ी होगी ना, इसीलिए मैंने मैक्स को -∞ से इनिशियलाइज किया, ठीक है। अगर आपको मिनिमम निकालना होता तो आप मिनिमम को ना +∞ से इनिशियलाइज कर रहे होते, ठीक है। ये याद रखिए, ये बहुत काम आएगी चीज़। जब भी आप मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं तो -∞ यानी कि इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कीजिए, और जब आप मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं तो इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू से निकालने इनिशियलाइज कीजिए, क्योंकि जब आप कंपैरिजन्स करेंगे तो वो -∞ या +∞ अपडेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालना अपने को समझ आ गया। एक बार मैक्सिमम का कोड लिख लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि सेकेंड मैक्सिमम कैसे निकालना है। स्टैटिक इंट फाइंड मैक्स फंक्शन का नाम रखते हैं। ये एक एरे रिसीव करेगा और कैसे निकालेगा, हम एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से, ठीक है। अब हम पूरे एरे पे कर रहे हैं ट्रैवर्स 0 से लगा के पूरे एरे की लेंथ तक, और हमें जब भी एरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स मिलता है कि यार अब वक्त आ गया है मैक्स को अपडेट करने का, क्योंकि कोई तो वैल्यू मिल गई है जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग मैक्स से बड़ी है, ठीक है। तो हम मैक्स को कर देंगे एरे ऑफ आई और रिटर्न कर देंगे
मैक्स। ठीक है, चलो वापस आते हैं सेकंड मैक्सिमम पे। अब मान लीजिए मैंने मैक्सिमम निकाल लिया। इस एग्जाम्पल में देखो मैक्सिमम क्या निकल के आ जाएगा, 9 आ जाएगा फाइंड मैक्सिमम फंक्शन से। अब अगर हम किसी तरह से इस 9 को इनविजिबल टाइप का कुछ कर दें, है ना, कि भाई 9 नहीं दिख रहा अब, और बचे हुए एरे में हम फिर से मैक्सिमम निकालें, तो क्या हमारा सेकंड मैक्सिमम नहीं निकल आएगा? सेकंड मैक्स अगर आप इस एरे पे मान लीजिए 9 नहीं दिख रहा है, बचे हुए एरे पे आप मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम तो 8 ही आएगा ना। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये वाला मैक्सिमम 0 आ गया। अब जहाँ जहाँ 0 आ गया उसको गायब कर दिया, बचे हुए एरे पर फाइंड मैक्स फंक्शन कॉल किया तो -2 आएगा, है ना, इस वाले एरे पे अगर हम 0 को गायब कर दें। अब बात आती है कि 0 को गायब करें कैसे। देखिए जो हमने इंटीजर डॉट मिन वैल्यू यूज़ करी थी उसका फ़ायदा क्या होता है, कोई भी बड़ा नंबर उसे रिप्लेस कर देता है। अगर कोई भी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से बड़ा नंबर आया, जो कि सारे नंबर्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से बड़े ही होते हैं, तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। तो एक सेफ नंबर रिप्लेस करने के लिए -∞ होगा। हम हर जगह 9 की हर जगह -∞ लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने जो सबसे बड़ा नंबर था उसे सबसे छोटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए अब हमारे पास सेकंड मैक्सिमम जो है 8 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप इस 0 को -∞ कर दें तो आंसर जो है -2 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि -∞ ही क्यों कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह -1 क्यों नहीं कर देते। अच्छा, -1 करके देखते हैं। देखिए इस केस में मैंने अगर -1 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सेकंड मैक्सिमम 8 ही निकल के आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ना अगले केस में एक बार ज़रा -1 करके देखिए। अगर मैं यहाँ पे -1 करती हूँ तो अब आप मुझे बताइए कि इस एरे के अंदर सेकंड मैक्सिमम क्या है, मतलब मैक्सिमम क्या है। क्योंकि मैनिपुलेट करने के बाद, एरे को चेंज करने के बाद हम मैक्सिमम निकालते हैं ना, तो इस एरे का ना मैक्सिमम -1 निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर है ही नहीं। हमारा आंसर तो -2 था। इस वजह से हम यहाँ पर -1 नहीं लिख रहे, -∞ लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमने पिछले क्वेश्चन में -1 लिखा, एरे के अंदर कुछ चेंजेस किए हमने। लास्ट क्वेश्चन में यूनिक एरे निकालते वक्त -1 कर दिया था इक्वल पेयर्स को। इस एरे में हम मैक्सिमम हमें जहाँ जहाँ मिल रहा है उसे हम -1 कर दे रहे हैं। यार इसी चीज़ को ना एरे मैनिपुलेशन कहते हैं, कि हमारे लॉजिक में कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हम गिवन एरे को चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे हम कुछ अपने लॉजिक का कुछ हिस्सा इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, इसी को एरे मैनिपुलेशन कहते हैं। तो यार इस क्वेश्चन की क्या एल्गोरिथम निकल कर आई सेकेंड मैक्सिमम की। पहले हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, करेक्ट, फाइंड मैक्सिमम। फिर सेकेंड स्टेप क्या है कि मार्क ऑल मैक्सिमम्स एज -∞। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम अगेन। इस बार जो मैक्सिमम निकल कर आएगा वो एक्चुअल में ओरिजिनल एरे का सेकेंड मैक्सिमम होगा। हमने मैक्सिमम को -∞ लिख कर इसको आंसर से बिल्कुल हटा दिया है कि अब भाई ये तो आंसर में आएगा नहीं। ठीक है, एक और चीज़, आंसर में ना ये दिया हुआ है कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मतलब आपको ना इनपुट इस तरह की नहीं मिलेगी कि 777, क्योंकि इसमें ना कोई सेकंड मैक्सिमम नहीं है, इसमें एक ही नंबर है 7, तो ये वाली इनपुट आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्लियर है, मैक्सिमम निकालना है, सारे मैक्सिमम्स को -∞ मार्क करना है और फिर दोबारा से नए वाले एरे पे मैक्सिमम निकाल देना है। ठीक है, इसको कोड करते हैं। देखो फाइंड मैक्सिमम का कोड हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम इसको कॉल कर लेते हैं कि इंट मैक्स इज इक्वल टू फाइंड मैक्स, एरे के अंदर मैक्स मिल जाएगा। अब क्या करना है, पूरे एरे पे ट्रैवर्स करना है, ये सेकेंड स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम है। और जहाँ जहाँ एरे ऑफ आई मैक्स के बराबर है वहाँ वहाँ एरे ऑफ आई को इंटीजर डॉट मिन वैल्यू कर देना है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब एक और बार मैक्सिमम निकालना है इस चेंज्ड एरे के ऊपर। एरे को बदल दिया हमने, सेकेंड मैक्स इज इक्वल टू फाइंड मैक्स इन दिस चेंज्ड एरे।
तो यही हमारा आंसर है। ठीक, इसको रिटर्न कर देते हैं। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं। एरे का साइज एंटर करना है, मान लीजिए 5 एलिमेंट्स दे देते हैं, 10 10 5 8 3। ठीक है, तो सेकेंड मैक्सिमम इसके अंदर 8 है, तो सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट 8 आ गया। अब एक नेगेटिव नंबर्स का केस भी टेस्ट कर लेते हैं। 6 दे देते हैं इस बार एलिमेंट्स, 0 0 -2 दे देते हैं, और -3 माइनस एक और 0 और एक -4। ठीक है, तो सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट -2 होना चाहिए था, मैक्सिमम एलिमेंट 0 है, और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, इसका एक बार क्विक ड्राई रन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मान लीजिए हमें एरे गिवन है 5 6 5 3 5। इस 6 को एक काम करते हैं, 2 कर लेते हैं। तो एरे गिवन है 5 2 5 3 5। ठीक, अब इधर आते हैं, फाइंड सेकेंड मैक्सिमम। पहले हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला कोड जो है कॉल होगा। ठीक, इस कोड में देखते हैं क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है। एक मैक्स इनिशियलाइज होता है, ये वाला मेथड चल रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इसको कह देते हैं -∞। ठीक, अब एक लूप शुरू होता है i = 0 से, और ये एरे ऑफ i को इस मैक्स से कंपेयर करता है। अब एरे ऑफ 0 और मैक्स जो है कंपेयर हो रहे हैं। एरे ऑफ 0 में 5 पड़ा हुआ है, मैक्स में -∞ पड़ा हुआ है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। तो मैक्स को अपडेट करके एरे ऑफ i कर देते हैं, तो मैक्स हो जाता है 5। ठीक है, फिर i = 1 हुआ, i 1 हुआ तो 2 और मैक्स कंपेयर हुए। मैक्स क्या है? 5। अब 2 > 5 है क्या? नहीं, तो मैक्स अपडेट नहीं हुआ। फिर अपन फिर से 5 पे गए, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो गई। जब i की वैल्यू 2 हुई, ओके देखिए इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। मैक्स हमारे पास है 5 फिलहाल, और i की वैल्यू हमारे पास फिलहाल है 2। ठीक है, हम इन दोनों को कर रहे हैं कंपेयर कि क्या 5 से बड़ा है? नहीं, तो अपडेट नहीं होगा। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 और 5 कंपेयर होंगे। ये भाई याद रखिए कि ये मैक्स है, ये मैक्स है, और ये यहाँ पर एरे ऑफ i लिखा हुआ है। 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, कुछ चेंज नहीं आएगा। i की वैल्यू 4 होगी, और एरे ऑफ i और 5 फिर से कंपेयर होंगे। 5 और 5 बेसिकली कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैक्स तो जो है 5 ही आ गया। ठीक है, तो मैक्स आ गया 5। तो हमें इस लाइन पे यहाँ पे मैक्स की वैल्यू मिल गई हमें 5। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एरे को फिर से ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हमें जहाँ जहाँ एरे ऑफ i मैक्स के इक्वल दिखता है, जहाँ जहाँ बेसिकली हमें एरे में 5 दिखता है, वहाँ वहाँ हम -∞ लिख देते हैं। तो हम यहाँ -∞ कर दे रहे हैं, यहाँ -∞ कर दे रहे हैं, और यहाँ -∞ कर दे रहे हैं। तो हमारा एरे बन जाता है कुछ इस तरह से कि -∞ 2 -∞ 3 -∞। ठीक है, अब इस एरे पे हम कॉल कर रहे हैं फाइंड मैक्स। ठीक, फाइंड मैक्स कॉल होगा तो ये इस एरे का मैक्सिमम ला के देगा। इस एरे का मैक्सिमम क्या है? 3। ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल इनपुट था उसके अंदर आउटपुट क्या होना चाहिए था? मैक्सिमम वैल्यू 5 और सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू 3। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक एरे गिवन है। ये गिवन है कि उस एरे में कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हैं। हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एरे में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है, और स्पेसिफिकली पहली वैल्यू जो रिपीट हो रही है। अलग अलग वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, पर हमें पहली वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो बतानी है। ठीक है, और अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो -1 आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं कि इनपुट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको ये इनपुट मिली है, तो इसमें 1 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 1 हमारा आंसर नहीं है।
5 पूरे एरे में कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो 5 भी हमारा आंसर नहीं है। 3 रिपीट हो रहा है यार, 3 2 पर भी आ रहा है और 5 इंडेक्स पर भी आ रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो 3 है। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर यार 4 भी रिपीट हो रहा है, पर 4 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली वैल्यू रिटर्न करनी है जो रिपीट हो रही है, और पहली वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो 3 है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सिंपली आंसर -1 है। अब इसका लॉजिक क्या होगा सॉल्व करने का? देखिए, हमें इसेंशियली 1 के लिए इस पूरे एरे में 1 ढूंढना है, 5 पिक करना है और फिर पूरे एरे में 5 ढूंढना है। 3 अगर हमने पिक किया तो हमें बचे हुए एरे के अंदर 3 ढूंढना है ना? तो बेसिकली एक एलिमेंट हमें पिक करना है और बाकी पूरे एरे में हमें वो एलिमेंट ढूंढना है। सिमिलर सी चीज़ तो हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं ना, कि एक नंबर उठाते हैं और उसके लिए बाकी पूरे एरे में उस नंबर के करस्पॉन्डिंग कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इस केस में हमें इक्वल नंबर ढूंढना है ना? तो हम 1 उठाएंगे और देखेंगे बचे हुए एरे में 1 है या नहीं। 5 उठाएंगे, बचे हुए एरे में 5 है या नहीं। 3 उठाएंगे, बचे हुए एरे में 3 है या नहीं, ये देखेंगे। तो ये जो हम 1, 5 और 3 उठा रहे हैं, ये तो हम एक आई के लूप से उठा रहे हैं, आउटर लूप से। और जब हमने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक और ट्रेवर्सल कर रहे हैं पूरे एरे के अंदर, जो कि जे वाले लूप से होगा, है ना? तो बेसिकली पिछले क्वेश्चंस की तरह नेस्टेड लूप लगेंगे, सारे पेयर्स पे ट्रैवल करना है हमें। अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि पेयर्स पे कैसे ट्रैवल किया जाता है। 2 नेस्टेड लूप्स लगेंगे आई और जे के। ठीक है, आई 0 से n-1 तक चलेगा और जे i+1 से n तक चलेगा। ठीक है, अब जे i+1 से क्यों चलेगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने i रखा 5, ठीक है, बेसिकली i जो है वो 1 है। ठीक है, अब हमें 5 ढूंढना है ना। 5 कहाँ हो सकता है? 5 यहाँ भी हो सकता है। क्या 5 पीछे हो सकता है? यार 5 ना पीछे नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 पीछे होता, मान लीजिए यहाँ 5 होता, तो इस 5 ने पहले ही इस वाले 5 को ढूंढ लिया होता। इसलिए हमें जब हम किसी आई पर आए तो हमें पीछे के नंबर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आगे के नंबर्स में जाएंगे। ठीक है, तो यार इसको कोड करके देखते हैं। ये हमारे पास मेथड है, फर्स्ट रिपीटिंग नंबर इसका नाम है। लेंथ ले लेते हैं n, एरे डॉट लेंथ। ठीक, हमें सारे पेयर्स पे ट्रैवर्स करना है, तो इसके लिए 2 लूप्स लगेंगे। आई वाला लूप आउटर लूप जो पूरे सारे नंबर्स पे ट्रैवल करेगा, बेसिकली ये फर्स्ट नंबर को पिक कर रहा है। और एक जे का लूप जो कि i+1 से शुरू होगा और एंड तक जाएगा। ये इस फर्स्ट नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एरे के बाकी नंबर्स के साथ उसकी पेयरिंग करके देख रहा है। ठीक है, और अगर ये एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे के इक्वल हो जाता है, अगर हमें कहीं पे ये कंडीशन मिल जाती है, तो हमें क्या करना है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है, फाउंड आंसर। तो हमें एरे ऑफ आई जो है यहाँ पर रिटर्न कर देना है। अब यार रिटर्न स्टेटमेंट की खास बात ये होती है कि आप किसी भी मेथड में जहाँ पर भी रिटर्न लिख देते हैं, मेथड वहाँ ख़त्म हो जाता है। ब्रेक से क्या होता था यार? ब्रेक से तो एक आइट्रेशन रुकती थी, रिटर्न से पूरा मेथड रुक जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर एरे ऑफ आई जब रिटर्न होगा ना, तो जे की कोई आइट्रेशन, आई की कोई आइट्रेशन नहीं चलने वाली, इसके बाद सीधा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी इसको कॉल किया है, यहाँ पे कॉल किया है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू दे देगा, मेथड ख़त्म बेसिकली। अब एक चीज़ और रहती है यार, मान लो कि ये कंडीशन कभी ट्रू होती ही नहीं, मतलब कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना था? -1। अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, अल्टीमेटली हम इस आई लूप के बाहर आ गए होंगे, तो इस पॉइंट पे हम -1 रिटर्न कर देते हैं। ठीक है यार, एक चीज़ और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि इन मेथड्स को मैं स्टैटिक क्यों बना रही हूँ। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाऊंगी ना, तो यहाँ पर एरर आएगा। एरर कहेगा कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो यार जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल कर पाते हैं, इसलिए मैं इन मेथड्स में स्टैटिक लगा रही हूँ।
अब ये जो मेन फंक्शन है, जो मेन मेथड है, ये स्टैटिक है, तो ये स्टैटिक मेन मेथड किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगाया है। ठीक है, चलो यार वापस आते हैं कोड पे। अब अपन इसको रन करके देखते हैं। एरे का साइज मान लीजिए 5 दे देते हैं और 1 2 3 2 और 2 को रिपीटिंग नंबर बना देते हैं और एक और 3 दे देते हैं। तो इसमें जो पहला रिपीटिंग नंबर है वो 2 है, तो 2 हमारा आउटपुट आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रिपीटिंग नंबर 2। एक और इनपुट के लिए चलाते हैं जिसमें सारे नंबर्स यूनिक देंगे अपन, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू, रिपीटिंग वैल्यू देंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें -1 आंसर आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक आया, फर्स्ट रिपीटिंग नंबर -1, विच सिग्निफाइज कि कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं था। ठीक है, नाउ लेट्स डू द ड्राई रन ऑफ द कोड। तो यार ये कोड है हमारे पास, फर्स्ट रिपीटिंग नंबर एरे पास हो रहा है, ये हमारे पास एरे है, इसमें n की वैल्यू क्या है, एरे का साइज है 7। ठीक, फिर एक फॉर लूप शुरू हो रहा है i का। ठीक है, तो i की वैल्यू हो जाती है 0 से शुरू, फिर चेक होता है कि क्या i लेस देन n है, क्या 0 लेस देन 7 है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो हम इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है तो हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे। फॉर लूप के अंदर पहली लाइन क्या लिखी है, j इज इक्वल टू i प्लस 1 से एक और लूप शुरू हो रहा है, तो बेसिकली j 1 से शुरू हो रहा है और ये चेक हो रहा है कि अब 1 लेस देन 7 है। हाँ जी है, तो अगली लाइन पे अपन जाएंगे, इस वाले फॉर लूप के अंदर हम घुस रहे हैं। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या एरे ऑफ j और एरे ऑफ i इक्वल है। अब j और i क्या क्या है, 0 और 1, तो क्या क्या नंबर्स यहाँ कंपेयर हो रहे हैं, यहाँ कंपेयर हो रहा है कि क्या 1 5 के इक्वल है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। j की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन i की वैल्यू तो 0 ही है ना। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे अब पूरे लेक्चर के बाद कि पेयर्स को किस तरह से ट्रैवल किया जा रहा है। ये पहली वाली वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, उसके लिए सारे नंबर्स को ट्रैवल किया जाता है, तो i इक्वल टू 0 ही रहेगा, पर हम j की यहाँ पर 5 3 4 सारी वैल्यूज लिख रहे होंगे। ठीक है, तो j की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 1 और 3 का, क्योंकि 2 पे एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 3। ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तो j की वैल्यू हो जाती है 3। ठीक, j की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, कंपैरिजन हुआ 1 और 4 का, ये भी ट्रू नहीं है, तो j की वैल्यू 4 हुई और कंपैरिजन हुआ 1 और 6 का, j की वैल्यू 5 हुई, j की वैल्यू 5 हुई तो कंपैरिजन हुआ 1 और 3 का, जो अगेन ट्रू नहीं है, j की वैल्यू 6 हुई और कंपैरिजन हुआ 1 और 4 का, जो फिर से ट्रू नहीं है। ठीक है, अब i की वैल्यू हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 7, और ये वाली जो कंडीशन चेक हो रही थी ना यार यहाँ पे कि भाई j लेस देन 7 है क्या, ये तो यहाँ पर अब चेक हो रहा है कि 7 लेस देन 7 है क्या, जो कि फॉल्स है, इसलिए इस बार j का लूप खत्म हो जाएगा। अब j का लूप ये है ना, j का लूप, ये j का लूप है, ये लूप जैसे ही ख़त्म होगा तो हम पहुँचेंगे i के क्लोजिंग ब्रैकेट पे। यहाँ पर क्या होगा, j का लूप तो देखो ख़त्म हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब i की वैल्यू चेंज होके 1 हो जाएगी और चेक होगा कि 1 लेस देन 7 है क्या, हाँ जी 1 लेस देन 7 है, तो j का लूप फिर से शुरू होगा और j की वैल्यू क्या क्या होने वाली है, j की वैल्यू पहले 2 होगी क्योंकि j शुरू हो रहा है i प्लस 1 से, फिर j की वैल्यू 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगी, और j की वैल्यू 2 के लिए क्या कंपैरिजन होने वाला है, देखो i तो 1 ही है, तो हर बार एरे ऑफ i, ये वाला एरे ऑफ i तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे मैं i पहले लिख रही हूँ और j बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, तो j की वैल्यू 2 के लिए क्या कंपैरिजन होगा, एरे ऑफ i क्या है भाई, i तो 5 ही रहेगा हर केस में, तो 5 कंपेयर हो रहा है, और 5 किससे कंपेयर हो रहा है, 3 4 6 3 4, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, तो j का ये वाला लूप भी पूरा ख़त्म हो जाएगा और हम i की वैल्यू को एक और बार फिर से बढ़ाकर 2 कर देंगे। i की वैल्यू अब हो गई है 2, तो j का लूप कहाँ से शुरू होगा, j का लूप शुरू होगा 3 से। ठीक है, फिर से एरे ऑफ i
और एरे ऑफ जे कंपेयर होने वाले हैं। तो एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई है जो 2 पर पड़ा हुआ है 3 कंपेयर होगा 4 से, j इज इक्वल टू 3 के लिए, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये j इज इक्वल टू 3 के लिए हो रहा है। फिर j इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो j इज इक्वल टू 4 के लिए 3 कंपेयर होगा 6 से, जो अगेन ट्रू नहीं होगा, तो j हो जाएगा 5। उसके लिए 3 इज इक्वल टू 3 कंपेयर होगा, क्योंकि इस बार कौन से 2 नंबर्स कंपेयर हो रहे हैं, ये और ये वाला, ठीक है। तो इस बार कंपेयर हो रहे हैं ये 2 नंबर्स, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 2 क्योंकि i की वैल्यू 2 है, और एरे ऑफ 5 क्योंकि j की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब देखिए जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है हम आते हैं इस लाइन पे। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि भाई रिटर्न एरे ऑफ i, और एरे ऑफ i क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से हम आउटपुट दे देते हैं 3, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट जब लिख देते हैं हम प्रोग्राम में तो मेथड वहीं रिटर्न कर जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। कितने भी फॉर लूप हो, कुछ भी लगा रखा हो, सब बंद हो जाएगा, मेथड से हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी केस में अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती तो यार हम ना इस रिटर्न स्टेटमेंट पे कभी आते ही नहीं, हम फॉर लूप से बाहर आते और हम इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट पे आते, ठीक है। तो रिटर्न हो जाता -1, ठीक। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। तो यार हमने टारगेट सम पैटर्न से शुरू किया। हमने पहला क्वेश्चन किया कि आप एक एरे के अंदर ऐसे पेयर्स को काउंट करो जिनका सम टारगेट के इक्वल है। उस क्वेश्चन में हमारा बेस बना इस बात का कि हम पेयर्स को कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। 2 लूप्स यूज़ करेंगे हम, एक वैल्यू को फिक्स करेंगे आई लूप से और उसके लिए बाकी सबको ट्रैवर्स करेंगे जे लूप से, जो एक नेस्टेड लूप होगा, ठीक है। और हर बार चेक करते जाएंगे कि भाई एरे ऑफ आई प्लस जे टारगेट के इक्वल है तो काउंट को, मतलब बेसिकली हमारे आंसर को इंक्रीज कर दीजिए, अदरवाइज कुछ मत कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन किया हमने नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स का। ट्रिपलेट्स में क्या था, ट्रिपलेट्स में 3 लूप लगे थे क्योंकि 3 वैल्यूज को हमें ऐड करना था, ठीक है। तो सेम कोड था लेकिन 3 लूप्स थे क्योंकि ट्रिपलेट्स पे ट्रैवर्स करना था, ठीक है। तो ये टारगेट सम टाइप के क्वेश्चंस थे। इनसे आपने देखा कि यार कोई सम पूछा गया है और पूछा है कि भाई कितने इसके पेयर्स या ट्रिपलेट्स हैं, तो किस तरह से आप आंसर निकाल के लाएंगे, ठीक है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आप सीखे हैं वो ये है कि पेयर्स पे और ट्रिपलेट्स पे ट्रैवर्स कैसे करना है, ठीक। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे एरे मैनिपुलेशन के ऊपर, ठीक है। एरे मैनिपुलेशन में हमने पहला क्वेश्चन देखा कि फाइंड एक एलिमेंट, एक एरे आपको गिवन था जिसमें सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे थे, सिर्फ एक एलिमेंट था जो एक ही बार आ रहा था और हमें बताना था कि वो कौन सा एलिमेंट है जो एक ही बार आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सारे पेयर्स ट्रैवल करे और ये ढूंढा कि भाई कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो 2 बार आ रहे हैं। जो 2 बार आ रहे थे बेसिकली जो इक्वल पेयर्स थे उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दिया, उनको एक पहचान दे दी -1 बोल के। उससे हमें पता चल गया कि यार अगर ये -1 हो गया ना तो ये आंसर नहीं है। फिर हमने एरे को फिर से ट्रैवर्स किया और हमें जहाँ पे भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली वही हमारा आंसर था, क्योंकि जो रिपीटिंग जो इक्वल पेयर्स थे उनको तो हमने -1 मार्क कर दिया, सिर्फ एक ही वैल्यू बची होगी ऐसी जहाँ पर -1 नहीं लिखा होगा, वो हमने यहाँ से कैच कर ली, ठीक। ये एरे मैनिपुलेशन पैटर्न था क्योंकि हमने इस स्टेप में, सेकेंड स्टेप में एरे को मैनिपुलेट किया, चेंज किया अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक। तो कई बार एरे को मैनिपुलेट करके हम आंसर निकाल पाते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमने किया कि हमें एक एरे गिवन था, उसमें हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। उसके लिए भी हमने एक सिंपल सी एल्गोरिथम डिस्कस की। हमने देखा कि हम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने ओरिजिनल एरे में मैक्सिमम निकाला, फिर जो हमारा मैक्सिमम आया और जहाँ जहाँ वो एरे के अंदर आया हर जगह इंटीजर डॉट मिन लिख दिया। उससे क्या हुआ, उससे ये इंश्योर हो गया कि जब हम अगली बार मैक्सिमम निकालेंगे तो ये जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम नहीं आएगा, सेकंड मैक्सिमम जो है वो आंसर आएगा उस एरे के अंदर। तो हमने यहाँ पर भी एरे को मैनिपुलेट करके अपने लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प की, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन किया हमने कि पहली वैल्यू निकाली जो कि रिपीटिंग थी एक गिवन एरे में। ये भी बहुत सिंपल था, इसमें हमने सारे पेयर्स को ट्रैवल किया और जब भी हमें पहला पेयर मिला जो रिपीट हो रहा था वहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया।
अब यार यहाँ पर मैं आपके लिए एक फॉलोअप क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैंने बोला था कि फर्स्ट वैल्यू निकालनी है आपको जो रिपीट हो रही है। अब मैं क्वेश्चन को कह रही हूँ कि आप मुझे ना लास्ट वैल्यू निकाल के दे दो जो रिपीट हो रही है। बेसिकली इस वाले एग्जाम्पल में आंसर 3 की जगह 4 होना चाहिए, और अगर मान लो यहाँ पर एक 6 और होता तो आखिरी वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो 6 है, तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर 6 होता। तो फॉलोअप क्वेश्चन आपके लिए इस क्वेश्चन का ये है कि आप लास्ट वैल्यू निकालिए जो कि रिपीट हो रही है। ठीक है, एक और फॉलोअप क्वेश्चन देती हूँ। ये जो हमने सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्वेश्चन किया था ना, आप मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्वेश्चन करके दिखा दो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो, ज़रूरी नहीं है कि कमेंट ही करो, पर कर लो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, अगेन एरेज के ऊपर ही। अगले लेक्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फंडामेंटल हैं, जो इनफैक्ट आने वाले लेक्चर्स में एज हेल्पर प्रॉब्लम्स यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.